हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना के पीरियड में आप सभी ठीक होंगे, आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का हम कई बारी अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को विस्तार पूर्वक यहाँ पर करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग थ्योरी मानी जाती है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज यह मानी जाती है हमारी अर्थ साइंसेस के अंदर। बहुत ही रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट माना जाता है अर्थ साइंसेस के अंदर इसको। तो यह कंसेप्ट है पूरी जो साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा इस कंसेप्ट को मान्यता प्राप्त कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अंदर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर यदि हम देखें, इसको ऑब्ज़र्व करें, तो हमें पता चलता है कि यह कुछ थ्योरीज़ के संयोग से या उनके समागम से या फिर उनकी जो पहले जो रिसर्च हो चुकी है कुछ थ्योरीज़ के माध्यम से, उन थ्योरीज़ के बाद उनके सभी के संयोग से या फिर उनके सभी के सिंथेसिस से यह थ्योरी तैयार हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं आपको कहूँ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो समुद्र जो तल है वह किस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है वह, उसके बाद डिस्कवरीज ऑफ मरीन जियोलॉजी, पेलियो मैग्नेटिक रिसर्चेज, उसके बाद आता है और बहुत सारी इसके अतिरिक्त बहुत सारी अलग से फिज़िक्स और अर्थ साइंसेस के अंदर जो स्टडीज़ हो चुकी हैं। तो उन सभी स्टडीज़ के संयोग से और उन सभी स्टडीज़ के मिलाने से जब एक नई थ्योरीज़ का निर्माण हुआ, जिस थ्योरी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज़ के नाम से जानते हैं। और यह उन बहुत सारे सवालों का जवाब देती है जो कि पहले जो थ्योरीज़ आ चुकी थी उन्होंने उन थ्योरीज़ का में उन कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था, तो उन बहुत सारे अनसुलझे प्रश्नों का जवाब इस थ्योरीज़ के अंदर आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो शब्द है इस के अंदर आपको प्लेट किसे कहते हैं। प्लेट एक प्रकार से यदि मैं कहूँ कि प्लेट किसे कहते हैं, तो प्लेट आर द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब। मतलब क्या है कि प्लेट्स हैं जो एक प्रकार की सॉलिड सरफेस है, जो हमारा अर्थ सरफेस का ऊपर वाला जो पार्ट है, जो लिथोस्फेयर का जो पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लेट का नाम देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इसकी जो बाउंड्रीज होती है वहाँ पर सीज़मिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल्स वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, इस प्रकार की वहाँ पर एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। और लिथोस्फेयर है जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, लिथोस्फेयर इज़ फ्लोटिंग ओवर एस्थिनोस्फेयर। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं जिस प्रकार से हमने पहले कहा था कि सियाल इज़ फ्लोटिंग ओवर साइमा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि लिथोस्फेयर है वह क्या है, एस्थिनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, अब लिथोस्फेयर और एस्थिनोस्फेयर का वर्णन मैंने अपना जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हैं उसके अंदर किया था, तो वहाँ पर आप जा कर के हम देख सकते हैं कि लिथोस्फेयर क्या है और एस्थिनोस्फेयर क्या है। एस्थिनोस्फेयर तो प्लेट्स क्या हैं, प्लेट्स एक प्रकार की वो लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं, वो एक इस प्रकार की लिथोस्फेयर के एक पार्ट हैं, इस प्रकार के एक टुकड़े हैं जिनके किनारों पर सिस्मिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती है। वहीं पर आपके माउंटेन्स बनते हैं, वहीं पर आपकी ट्रेंचेस बनती हैं, वहीं पर आपकी रिफ्ट वैलीज़ बनती हैं। तो यह आपके किनारों पर आपको इस प्रकार की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। और प्लेट टेक्टोनिक्स किसे कहते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स की यदि हम बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि प्लेट टेक्टोनिक इज़ द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन विद इन प्लेट्स एंड ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ प्लेट अराउंड देयर मार्जिन्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स एक प्रकार का एक अध्ययन है जिसके अंदर हम प्लेट्स का अध्ययन करते हैं और उसके टूटने का, कटने का, छूटने का, इस चीज़ों का अध्ययन करते हैं और उसके इंट्रैक्शंस
का इंट्रैक्शंस बिटवीन द प्लेट मार्जिन्स मतलब क्या है कि जो पृथ्वी के जो प्लेट्स के जो किनारे हैं उन किनारों पर किस प्रकार की टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है, उन एक्टिविटीज़ के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। तो यहाँ इसके सबसे पहले कि मैं बताना चाहूँगा कि अब जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस थ्योरीज़ को किसने दिया था, यह कहाँ से स्टार्ट हुई, तो इसके बारे में भी हम सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो प्लेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, वो थे जे टूजो विल्सन। जे टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया था और इसके बाद जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है वह मॉर्गन महोदय ने दी थी और इसके बाद जो है एंड डेवलप्ड बाय हैरी हैस। हैरी हैस ने उसको डेवलप्ड किया था। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कि शब्द का इस्तेमाल सबसे प्लेट शब्द का इस्तेमाल जे टूजो विल्सन ने किया था। उसके बाद थ्योरी जो दी थी वो हमारी मॉर्गन ने दी थी और उसको डेवलप्ड किया था हैरी हैस ने। तो इसके बाद अब हम इस थ्योरीज़ की बेसिक जो अजम्पशंस हैं, बेसिक पोस्टुलेशंस हैं वो थ्योरी के अंदर आती हैं, उनको देखते हैं वो किस प्रकार से हैं। तो इसने कहा कि इस थ्योरी के अंदर ये कहा जाता है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अर्थ है का जो लिथोस्फेयर है, अर्थ सरफेस का जो लिथोस्फेयर है, इट इज़ फ्लोटिंग ओवर एस्टिनोस्फेयर विदाउट एनी रेसिस्टेंस। ठीक है, तो लिक्विड एस्टिनोस्फेयर लिक्विड अवस्था में है अंदर, उसको मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है एस्टिनोस्फेयर को, और इसके ऊपर जो सॉलिड लिथोस्फेयर है वह तैर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया कि जो लिथोस्फेयर है हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है, लिथोस्फेयर है जो वह अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है। ठीक है, स्मॉल पीसीज में टूटा हुआ है, स्मॉल एंड लार्ज पीसीज में वह टूटा हुआ है। इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को हम मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है जो क्रिस्टल मटेरियल्स है। जो क्रिस्टल मटेरियल्स है, जितना मतलब कि अर्थ सरफेस के ऊपर जितना मटेरियल वो फिक्स्ड है। ठीक है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा उतना ही डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो यह इसका तीसरी पोस्टुलेशन है, तीसरी अवधारणा है, इसके अंदर मानी जाती है। जो प्लेट्स हैं दे आर मोबाइल्स अलोंग देयर मार्जिन्स। जो इनके जो किनारे हैं वहाँ पर ये मोबाइल्स होती हैं, मतलब कि खिसक रही होती हैं, कोई आगे खिसक रही है, कोई पीछे खिसक रही है, कहीं पर कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कहीं पर डाइवर्जेंट बाउंड्री है, तो वहाँ पर ये खिसक रही होती हैं, जिसको हम जो कि हमारा इसमें सुपर एक्टिव जोन माना जाता है। ठीक है, सुपर एक्टिव जोन टेक्टोनिक जोन वहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स होते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स होते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती हैं। तो तीन तरह के हमने यहाँ पर बाउंड्रीज भी बतानी होती हैं। इसके बाद आता है जियोमेट्रिक पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल थ्योरी। तो जियोमेट्रिक पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल थ्योरी के अंदर हम यदि बात करें तो हमें सबसे पहले इसकी शेप, साइज़, रिलेटिव बाउंड्रीज, नेचर्स एंड नंबर ऑफ प्लेट्स, इन सभी बातों का हमें इसके अंदर जिक्र करना होता है। और तो यहाँ पर यदि हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशंस की बात करें तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशंस के आधार पर प्लेट्स हैं वह मुख्य रूप से कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक और पार्शली ओशियनिक और पार्शली कॉन्टिनेंटल हो सकती हैं। तो यहाँ पर चार प्रकार की प्लेट्स हो सकती हैं। एक तो कॉन्टिनेंटल जो पूर्ण रूप से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो, फिर उसके बाद एक ओशियनिक हो सकती है, एक पार्शली ओशियनिक जिस पे ओशियन भी हो और कॉन्टिनेंट भी हो, और एक ऐसी होती है जिस पे पार्शली आपकी कॉन्टिनेंटल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्लेट्स का ये भी बता सकते हैं कि प्लेट्स कितने प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम ये बताएं कि यहाँ पर 7 मेजर प्लेट्स हैं, उसके बाद 9 माइनर प्लेट्स हैं और 6 सब प्लेट्स हैं। तो अब 7 मेजर प्लेट्स हैं वह कौन सी प्लेट्स हैं और उनका हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर वर्णन करेंगे। सबसे पहले आती है पैसिफिक प्लेट्स। पैसिफिक प्लेट्स है जो वह एंटायरली ओशियनिक प्लेट्स है। ठीक, ओशियनिक प्लेट्स है जो कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में मूव कर रही है। ओशियनिक प्लेट्स है और जो नॉर्थ वेस्ट दिशा में मूव कर रही है डायरेक्शन में, और इट इज़ सबडक्टिंग बिलो द यूरेशियन एंड द इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट।
तो ये जो सबडक्ट हो रही है मतलब कि नीचे की तरफ धंस रही है, नीचे की तरफ धंस रही है। धंसने का मतलब देखिए क्या होता है कि जिस यह प्लेट्स हैं वो एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम की तरह चलती हैं। जिस प्रकार की साइकिल की चेन चलती है, एक चेन के एक तरफ से चेन ऊपर की तरफ और एक चेन जिस प्रकार से ऐसे चलती है, इस प्रकार से चेन चलती है, मतलब ऐसे चेन चल रही है, ठीक है। तो एक तरफ से यहाँ पर जब ऊपर की तरफ आ रही है चेन और फिर आगे जा कर के वो दूसरी तरफ नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि जहाँ पर जो चेन नीचे की तरफ जा रही है, इसी प्रकार से प्लेट्स भी कन्वेयर बेल्ट सिस्टम की तरह ही चलती हैं। जहाँ पर नीचे की तरफ प्लेट जा रही है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है और सबडक्शन होता है। जब ये सबडक्शन होता है तो इस सबडक्शन में क्या होता है कि प्लेट नीचे जा कर के पिघल जाती है और वह उसका विनाश हो जाता है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ से क्या होता है, प्लेट का जो चेन का जिस प्रकार से ऊपर वाला लिम्ब होता है ऊपर की तरफ आ रही होती है, वहाँ पर आकर के यहाँ प्लेट्स का ऊपर उठने वाला पार्ट आता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि वहाँ पर मिड ओशनिक रीजेस का निर्माण होता है, वहाँ पर आइलैंड्स का निर्माण होता है। ठीक है। तो सबसे पहली जो आपकी प्लेट थी वह थी आपकी पैसिफिक प्लेट। ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी यूरेशियन प्लेट्स। तो यह यूरेशियन प्लेट है, इट मूव्स इन ईस्टर्ली डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में यह मूव कर रही है। ठीक है। और ये मोस्टली एक कॉन्टिनेंटल बेल्ट मानी जाती है। ठीक है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इज ओशनिक। ठीक है। तो यह क्या है, इसका जो है पश्चिमी पार्ट है और वह ओशनिक है। ओशनिक किस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पर इसका पश्चिमी जो पार्ट है उस पर अटलांटिक ओशन आपका पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है जो अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट है, इसके बाद आता है अफ्रीकन प्लेट्स। अफ्रीकन प्लेट्स है, यह इसका जो कोर है, इसका जो केंद्र है वो तो आपका पूरे का पूरा कॉन्टिनेंटल है, लेकिन इसके जो मार्जिन्स हैं, इसके जो किनारे हैं वह ओशियन से ढके हुए हैं। पश्चिम में यहाँ पर अटलांटिक ओशियन आ जाता है, ईस्ट में यदि कहें तो आपका इंडियन ओशियन आ जाता है, और इसकी मूवमेंट है वह नॉर्थ ईस्ट दिशा में यह मूव कर रही है। और यूरेशिया के नीचे यूरेशियन प्लेट्स है जो उसके नीचे जाकर ये धंस जाती है। ठीक है। उसके बाद आती है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट्स है जो वह लार्जली ओशनिक विद 2 कॉन्टिनेंटल कोर्स, पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें 2 कॉन्टिनेंटल पार्ट आते हैं, एक तो पेनिनसुलर इंडिया और दूसरा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया है, जबकि इसके ऊपर इंडियन ओशियंस भी आपका देखने को मिलता है। यह आपकी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा में 2 दिशाओं में मूव कर रही है, और इट सबडक्ट बिलो द यूरेशियन प्लेट्स। जो यूरेशियन प्लेट्स हैं हमारी यूरोप और एशिया की जो प्लेट है उसके नीचे जाकर ये भी वहाँ पर धंस रही है, अफ्रीका की भी वहाँ पर धंस रही है। और आपका जो आपने शुरू वाली जो प्लेट देखी थी वह भी आपकी यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इट मीन्स जो सारी की सारी प्लेट्स अभी तक जितनी भी हमने करी है मेजर प्लेट्स वह यूरेशियन प्लेट्स के नीचे धंस रही हैं। उसके बाद आती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है जो इस पर जो मेजर जो है कंट्रीज़ है वह नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ होगी, जैसे कि यूएसए और कनाडा 2 मेजर कंट्रीज़ हो गई हैं। ठीक है। और यह मुख्य रूप से इसका कोर है जो वह ओशियनिक है, लेकिन मार्जिन से इसके भी ईस्ट में देखें तो अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में देखें तो पैसिफिक ओशियंस है। तो दोनों के दोनों यह मार्जिन से इसके मिलते हैं। मूव टूवर्ड्स ये जो प्लेट्स है ये क्या कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, पश्चिम में मूव कर रही है, और राइडिंग ओवर द जुआन डी फ्यूका प्लेट, माइनर प्लेट्स। इसके पश्चिम में जुआन डी फ्यूका नाम की एक प्लेट है जिसके ऊपर यह राइड करती जा रही है, और इसके पश्चिमी जो पार्ट है वहाँ पर आपका इस प्लेट के पश्चिम में फोल्ड माउंटेन्स भी बने हुए हैं। इसके बाद नंबर 6 जो प्लेट आती है उसको हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिकन प्लेट्स। दक्षिण अमेरिकन जो प्लेट है वह मुख्य रूप से उसका केंद्र है जो वह कॉन्टिनेंटल है, जबकि इसका भी ईस्टर्न पार्ट पर आपका अटलांटिक ओशन पाया जाता है। ठीक है।
और वेस्टर्न मार्जिन पर इसके क्या कहते हैं पैसिफिक ओशन मिलता है। यह भी अपना जो पश्चिम की तरफ मूव कर रही है और नाज़का प्लेट है इसके पश्चिम में, वहाँ पर यह अपना मूव करके उसके ऊपर चढ़ती जा रही है और ओवरराइड करती जा रही है। इसके बाद आता है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट का भी यही चीज़ है कि इसका जो कोर है वह कॉन्टिनेंटल है, विच इज़ सराउंडेड बाय द ओशनिक स्लैब्स। ओशनिक स्लैब्स में कौन से हैं? पैसिफिक ओशियंस। अंटार्कटिका प्लेट है उसके चारों तरफ फैला हुआ है और कुछ पार्ट में उसके अटलांटिक ओशन भी है और कुछ पार्ट में उसके इंडियन ओशन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो थी सारी की सारी 7 आपकी मेजर प्लेट्स। देखिए सबसे पहली जो मेजर प्लेट्स है वो पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन प्लेट्स, और उसके बाद आती है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट्स और अंटार्कटिका प्लेट्स। ये 7 आपकी मेजर प्लेट्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम माइनर प्लेट्स कौन सी होती हैं। इसके बाद कुछ माइनर प्लेट्स आती हैं जैसे कि जुआन डी फ्यूका, नाज़का, स्कोटिया, कैरिबियन, बिस्मार्क, कैरोलाइन, फिलीपींस और कोकोस। ये आपकी माइनर प्लेट्स के अंदर आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सब प्लेट्स भी हैं जो अभी पूर्ण रूप से प्लेट नहीं है, वह प्लेट के रूप में डेवलप होती जा रही हैं। तो उनके नाम है जैसे कि चाइना सब प्लेट, चाइना एक सब प्लेट के रूप में डेवलप होती जा रही है। सोमालियन एक सब प्लेट के रूप में डेवलप होती जा रही है। अरेबियन भी एक सब प्लेट के रूप में डेवलप होती जा रही है। अरेबियंस और पर्शियन सब प्लेट्स, ठीक है, ये सारे का सारा पार्ट भी एक सब प्लेट के रूप में डेवलप हो रहा है। एक दिन वह डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वह है काइनेटिक पार्ट ऑफ प्लेट्स। ठीक है, इसके अंदर हम जो प्लेट बाउंड्रीज़ है उनके इंट्रैक्शंस को हम देखेंगे, किस प्रकार से इंट्रैक्शन होता है। प्लेट बाउंड्रीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको। प्लेट बाउंड्रीज 3 प्रकार की होती है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज जो होती है वहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन होता है। ठीक है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, वहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स होते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट मूवमेंट होती है प्लेट्स की है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक चित्र भी दिखाई रहा हूँ, साथ के साथ इसमें भी आप देखते रहें। ठीक है, तो किस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्म, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स आपके होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की बाउंड्रीज हमने बता दी यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम एक एक तरह की जो तीनों तरह की बाउंड्रीज हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहली जो बाउंड्रीज आती है वो आती है डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज में जैसे कि मैंने बताया थी इस प्लेट्स के नीचे कन्वेक्शनल करंट्स चलती रहती हैं। अब जो कन्वेक्शनल करंट चलती रहती हैं वह कन्वेयर बेल्ट सिस्टम की तरह चलती हैं। तो एक तरफ से राइजिंग लिम्ब होता है, एक तरफ से ऊपर उठ रही है तो दूसरी तरफ जा कर के वह नीचे भी बैठ रही है। तो जहाँ पर ऊपर उठ रही होती है वहाँ पर आपका डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज आपको देखने को मिलती है। तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, चलिए हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो जब प्लेट के नीचे कन्वेक्शनल करंट्स चल रही होती हैं तो वह क्या करती रहती हैं, प्लेट्स, क्योंकि वह हॉट फ्लूम मैग्मा होता है, जहाँ पर भी कन्वेक्शन करंट चल रही है और उसका राइजिंग लिम्ब आ जाता है, प्लेट के नीचे यदि राइजिंग लिम्ब ऑफ मैग्मा यूँ ऊपर की तरफ उठ रहा है, जहाँ पर भी मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऊपर वाली जो स्लैब है उसको वह काटता रहता है। ठीक है, उसको काटते एक समय ऐसा आ जाता है कि वह उसके बीच में एक दरार पैदा कर देता है और दरार के सहारे से फिर हॉट मैग्मा बाहर की तरफ निकलने लगता है। जब वह मैग्मा बाहर निकलता है तो वहाँ से जो प्लेट्स हैं, जो जिस प्रकार से प्लेट्स यूँ यहाँ से टूटी तो वहीं से प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं और इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। यहाँ पर जो प्लेट्स है वह यहाँ पर लावा बाहर निकलता है और मिड ओशनिक रीजेस का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए,
प्लेट बाउंड्रीज है, जो यहाँ पर रिफ्ट वैलीज़ का निर्माण भी होता है, यहाँ पर होस्ट का निर्माण भी होता है, यहाँ पर ग्रेवन का निर्माण भी होता है, तो वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और यहाँ पर भी इन चित्रों के माध्यम से आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पर किस किस प्रकार का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज़म्स किस प्रकार का, यहाँ पर मैकेनिज़म्स एंड प्रोसेसेस किस प्रकार का मैकेनिज़्म और प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है, वह भी हम इस के अंदर हमें लिखना होगा। यह आप हेडिंग बनाएंगे कि क्या यहाँ पर मैकेनिज़्म है और कौन सा प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है अलोंग द डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। तो मैकेनिज़्म और प्रोसेस के अंदर हम बताएंगे कि यहाँ पर फिशर इरप्शंस, क्योंकि एक लंबी एक इस प्रकार से क्रैक पड़ जाता है और उस क्रैक से ही जो फिशर इरप्शन होता रहता है, बाहर की तरफ जो लावा निकलता रहता है और जो जॉइंट होता है उस जॉइंट के पास वह दोनों तरफ जॉइंट के इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, दोनों में ही वह जमता रहता है। और यह पार्ट जो प्लेट्स का से जो जॉइंट्स होता है उससे जो दूर वाले पार्ट वह पुराने होते हैं, जबकि उसके जो जॉइंट के साथ में जो पार्ट में जो मटेरियल होता है वह नया होता है। क्योंकि यह माना जाता है कि ये जो लावा है ये एस्टेरोस्फीयर से बाहर आ रहा होता है, इसलिए वह पेरिडोटाइट होता है। लेकिन पेरिडोटाइट उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका नाम होता है लेकिन जैसे जैसे यह बाहर निकलता है तो यह बेसाल्टिक बन जाता है। ये जो जैसे कि मैंने बताया था कि बेसाल्टिक क्यों बन जाता है, बेसाल्टिक इसलिए बन जाता है बिकॉज ऑफ द मैग्मेटिक डिफरेंशिएशंस। मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की वजह से यह बेसाल्टिक बन जाता है। मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन में क्या बताया था कि भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और हल्के पदार्थ बाहर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की वजह से यह इट बिकम बेसाल्टिक। तो नया जो मटेरियल तैयार होता है अलोंग द रिजिज, वह क्या होता है, वह बेसाल्टिक इन नेचर होता है। ठीक है। और रिफ्ट वैलीज आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिजिज, और जो रिजिज होते हैं उनके सेंट्रल पार्ट में आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। उसके बाद नंबर 2 आता है स्लाइडिंग प्लेट बाउंड्रीज। तो स्लाइडिंग प्लेट बाउंड्रीज के अंदर जो प्लेट्स हैं वह एक दूसरे के साथ इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे देखिए इस प्रकार से आगे पीछे की तरफ इस प्रकार से एक दूसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ती है। तो जब प्लेट्स इस प्रकार से एक दूसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर ना ही तो प्लेट का डिस्ट्रक्शन होता है, ना ही वहाँ पर क्रिएशन होता है। वहाँ पर आपको सिर्फ भूकंप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जिस प्रकार से इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था, सेंट एंड्रियास फॉल्ट इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनता है और दिस जोन बिकम्स द हाईली प्रोन ऑफ सिज्मिक एक्टिविटीज़। सिज्मिक एक्टिविटीज़ के लिए ये पूरे का पूरा एरिया है बहुत ही ज़्यादा फर्जाइल माना जाता है। बिकॉज ऑफ द मोबाइल प्लेट्स क्रिएट स्ट्रेस एंड दैट स्ट्रेस सडनली रिलीज। जब यह जो मोबाइल प्लेट्स एक दूसरे के साथ जब चिपकी रहती हैं और जब एकदम से जब यूँ हिलती हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पर एकदम से भूकंप आ जाता है। जब भूकंप आता है तो वहाँ पर विनाश होता है। इसका भी मैं आपके सामने ये चित्र दिखा रहा हूँ। इस चित्र के अंदर आप देखिएगा, इस चित्र से भी हमें समझना होता है। इस चित्र के अंदर आप देखिएगा, इसमें एक तो एक्टिव ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है और एक है पैसिव ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एक्टिव ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वहाँ पर है जहाँ पर आपको लग रहा है कि दोनों प्लेट्स जो हैं वह अपोजिट दिशा में जा रही हैं, लेकिन जहाँ पर प्लेट्स के दो मार्जिन्स एक ही दिशा में जा रहा है वहाँ पर वह पैसिव ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहलाती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की फिनोमेनस देखने को मिलते हैं। मोस्ट डाइवर्जिंग फिनोमेनस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है इसको हम सबडक्शन जोन भी कहते हैं और इसी को हम जोन ऑफ कोलिजन भी कहते हैं। अब सबडक्शन जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, धंस रही है। ठीक है। और कोलिजन क्यों कहते हैं, क्योंकि दो प्लेट एक दूसरे से आकर टकरा रही है, कोलाइड कर रही है, तो इसको जोन ऑफ कोलिजन और जोन ऑफ सबडक्शन जोन भी कहा जाता है। यह यहाँ पर है ना मैक्सिमम एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो वह यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है,
तो निर्माण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आ रही है और वहाँ पर जो आपका इस प्रकार से प्लेट्स हैं वो जब एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है और एक ऊपर उड़ जाती है। तो अब एक प्लेट जो नीचे धंसती है वही प्लेट नीचे क्यों धंसी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, या तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वह प्लेट नीचे जाएगी, या जिसकी रफ्तार ज़्यादा है वह प्लेट नीचे जाएगी है, या फिर वह प्लेट जो पुरानी प्लेट है वह नीचे जाएगी। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से यदि इनमें से कोई भी करैक्टरिस्टिक्स है एक प्लेट के अंदर है तो वह दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी। ठीक है, और उसको ऊपर उठा देगी। इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज के पास आपके फोल्ड माउंटेन बनते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पर आपका वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी फिनोमेनाज आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैकेनिज़म्स का। अब मैकेनिज़्म और प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मैकेनिज़्म के अंदर यदि हम देखें, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है तो वह जो प्लेट नीचे जा रही है उसका एंगल जो होता है वह 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और जब वह नीचे जा रही होती है लगभग जब वह 100 से 300 किलोमीटर की गहराई पर सबडक्शन जोन में नीचे की तरफ पहुंच जाती है तो वहां पर जाकर वह पिघलना स्टार्ट हो जाती है। और जब वह वहां पर पार्शली मेल्ट होने लगती है तो मैग्नेटिक जो डिफरेंशिएशन की वजह से जो हल्के पदार्थों का जो मैग्मा वह ऊपर की तरफ उठने लगता है, और इसी को कहते हैं वोल्केनिक आउटपोर। मतलब कि वोल्केनोज से जो मटेरियल बाहर निकल रहा है उसी को कहते हैं वोल्केनिक आउटपोर। यहाँ पर एक छोटा सा मैं चित्र आपको बना देता हूँ, और इसी की वजह से कॉन्टिनेंट्स पर आपको वोल्केनिक आर्क का निर्माण होता है। एक वोल्केनिक आर्क के रूप में इसका एक उदाहरण भी मैं आपके सामने यहाँ पर अभी प्रस्तुत करूँगा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि पैसिफिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट्स के नीचे धंस रही है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो इस प्लेट्स के में आपको देखने को मिलता है जापान एक इस प्रकार की वोल्केनिक आर्क के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। तो अब आगे जो प्रोसेस हो रहा है वह प्रोसेस क्या होता है कि जब प्लेट्स नीचे की तरफ धंस रही है तो वह पिघल जाती है। पिघलने के बाद जो मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है, जब ऊपर की तरफ उठता है तो ऊपर जो इसके जो ये प्लेट है उसको पतला करने लगता है, मतलब उस प्लेट्स को भी घिसने लगता है। जब यह प्लेट जलने लगती है नीचे से तो लावा बाहर की तरफ आता है और सतह पर आकर के वहाँ पर एक वोल्केनिक आर्क बन जाती है। और दो प्लेट्स होती हैं, जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो आपका एक ट्रेंच बन जाती है। ट्रेंच में अब क्या होता है कि दोनों ही प्लेट से मटेरियल आके इकट्ठा होता रहता है। जब कंप्रेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यही मैटर बाद में फोल्ड माउंटेन का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि डबल कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर फोल्ड माउंटेन भी बनते हैं। तो ये थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसके बाद हम इसका क्रिटिसिज्म्स देखते हैं, किस प्रकार से इसका क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म की बात यहाँ पर हम करते हैं। तो क्रिटिसिज्म में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल मानी गई है पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को इधर से उधर कर रही है, जो तो प्लेट्स में मूवमेंट पैदा कर रही है, उस फोर्स को हम यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने की बात कही गई। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसकी फोर्स के बारे में ही आया है। तो क्या क्रिटिसिज्म आया है कि जो पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शन करंट्स चल रही है, उसी की वजह से एक थ्योरी मानती है कि उसी की वजह से प्लेट मूव करती हैं। ठीक है, जो प्लेट मूव कर रही हैं उसकी वजह से तो प्लेट एक दूसरे से दूर भी जा रही है, नज़दीक भी आ रही है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि वह कन्वेक्शन करंट्स है उनका वो सभी जगह पर विद्यमान नहीं है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका जो क्या कह रहे हैं क्रिटिसिज्म ये है
कि जो पृथ्वी की जब हमने अंतरिक्ष संरचना की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि पृथ्वी की जो कंडीशंस है वह अंदर से चेंज होती है बार बार में। डिसकंटिन्यूटीज़ का हमने देखा था कि एक डिसकंटिन्यूटी आती है, फिर दूसरी डिसकंटिन्यूटी आती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब यही था कि जब एक तरह की प्रॉपर्टीज़ है, पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, तो इस प्रकार से पृथ्वी है तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज़ का होना है इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि पृथ्वी के अंदर आपका कन्वेक्शनल करंट्स चलती रहती हैं। ठीक। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो क्रिटिसिज्म किया गया है वह यह कहा गया है कि स्लैब पुल और रिज पुश की वजह से भी हमारा जो प्लेट्स हैं वह मूव करती हैं। तो स्लैब जो हमारे स्लैब अपनी तरफ खींच रही है और रिज अपनी तरफ से धकेल रही है, तो उसका होने के लिए क्या ये आपका इसको इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द सबडक्शंस ऑफ ओशियनिक रिजेस व्हेन इट रीचेज द सबडक्शन जोन ड्यू टू द प्लेट मोशंस। ठीक है, तो ये भी इसको एक्सप्लेन करने में एक तरह से असमर्थ है कि स्लैब पुल का मतलब क्या, पूरी की पूरी प्लेट है वह अपने आप को नीचे खींच रही है। ठीक है, सबडक्शन जोन के नीचे खींच रही है और जहाँ से लावा बाहर निकल रहा है तो वह लावा उसको धक्का दे रहा है। ठीक है, धक्का तो इस धक्के में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह पूरी की पूरी प्लेट को मूव कर दे आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट उसका क्रिटिसिज्म्स जो आता है, जो उसके अंदर जो नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है, इन्होंने बताई हैं वो भी एररनियस हैं, हाईली वेरिएबल्स हैं। भाई जो आपने बताया कि 7 मेजर हैं और माइनर हैं, ये भी अपने आप में नहीं है। अकॉर्डिंग टू नासा की यदि हम बात मानें तो 100 से भी ज़्यादा माइनर प्लेट्स हैं जो वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ी ही प्लेट्स का वर्णन यहाँ पर किया है। उसके बाद देखते हैं, अब ये चीज़ भी देखी गई है कि एक ही प्लेट, जो एक प्लेट है जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, वह 2 डायरेक्शन में किस प्रकार से मूव कर सकती है। तो ये भी चीज़ देखने को सामने आती है। तो इंडियन प्लेट होगी और मोरक्को प्लेट इसका उदाहरण है, जो कि अलग अलग दिशाओं में आपकी घूम रही हैं। और उसके बाद जो द लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग बाउंड्री इज़ ग्रेटर देन द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। तो यहाँ पर डाइवर्जिंग बाउंड्रीज हैं जो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है देन द कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। कन्वर्जिंग बाउंड्रीज में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बाउंड्री में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है पृथ्वी पर। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही है कि जो पैसिफिक ओशियन जो है उसके चारों तरफ आपका कन्वर्जिंग बाउंड्रीज क्यों हैं, जबकि अन्य ओशियंस में देखें तो वहाँ पर डाइवर्जिंग बाउंड्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करने में वह असमर्थ रही है। अब ये चीज़ देखने में आती है कि जो प्लेट्स होती हैं वह जो स्प्रेड हो रही है, वह जो फैल रही है, उसका रेट है जो वह 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर पर ईयर्स का है, जबकि डिस्ट्रक्शन का जो रेट है वह 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का है। इस चीज़ को भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंसेस है इसके विरोध में। तो नेक्स्ट जो इसका क्रिटिसिज्म है वो ये कहता है कि जो शैलो फोकस जो सिस्मिक सिटी है, शैलो फोकस जो अर्थक्वेक्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर, अलोंग द ऑल रीजेस। फॉर एग्जांपल आपका ओशनिक रीजेस ऑफ इंडियन ओशियंस के पास शैलो फोकस अर्थक्वेक्स क्यों नहीं आते हैं, इस चीज़ का भी उदाहरण आपको जवाब देना होगा। उसके बाद जो राइजिंग लिम्ब है ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स का, जो ऊपर उठ रही है कन्वेक्शनल करंट्स, वह आपकी इंडियन ओशन के अंदर नहीं मिलती है। तो यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्रिटिसिज्म है। उसके बाद देखते हैं, अब बेनियफ जोन है, जो सबडक्शन जोन्स जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर जाकर के प्लेट पिघल जाती है, वह जितनी भी
कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है वहाँ पर नहीं मिलता है, सभी जगह नहीं मिलता, कुछ जगह तो है लेकिन सभी जगह नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर एब्सेंट इन नॉर्थ अमेरिका, आल्सो एब्सेंट इन हिमालयन रीजन्स। तो यहाँ पर इन चीज़ों का भी आपको जवाब देना होगा। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज कुछ माउंटेन सिस्टम्स किस प्रकार से बने उनके बारे में भी जवाब देने में असमर्थ रही है, जैसे कि हर्सिनियन और कैलेडोनियन माउंटेन टाइम पीरियड के जो माउंटेन्स बने थे। फॉर एग्जांपल्स आपका ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न हाईलैंड है वह ड्रैकनबर्ग्स ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि जहाँ पर राइजिंग लिम्ब होता है वहाँ पर रॉक्स वहाँ पर नहीं होती हैं, लेकिन इसी प्रकार से जो राइजिंग लिम्ब है, जो ओशनिक रिजिज पाई जाती हैं, वहाँ पर यदि प्री कैम्ब्रियंस टाइम पीरियड की रॉक्स पाई जाती हैं, कैम्ब्रियन टाइम की रॉक्स पाई जाती हैं, तो यह भी एक डिबेट हो जाती है कि इतनी पुरानी रॉक्स वहाँ पर ओशनिक रिजिज के पास किस प्रकार से मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर तो नई रॉक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है कंक्लूजन। इसके बाद कंक्लूजन्स में मैं बताऊंगा, हमने जितने भी क्रिटिसिज्म्स को देखा वो थ्योरी के अगेंस्ट में नहीं है। थ्योरी इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, लेकिन वह हमारी जो समझ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के वह अभी भी इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त समझ है। इसी वजह से इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जब हमें इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा तो दैट थ्योरी इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इन द वर्ल्ड, जो हमें बहुत सारी चीज़ों का जियोलॉजी से संबंधित और अर्थ पर फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी देती है। तो इसी के साथ आज हमारा जो ये वाला पार्ट है यह समाप्त होता है, और हमारा यूनिट नंबर 2 भी आज समाप्त होती है। अब हम यूनिट नंबर 3 के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस दूंगा जिनका आपको करना ही पड़ेगा। वो है आपको उसी प्रकार से सभी को लिख करके अपनी कॉपीज़ के अंदर रखने होंगे। तो 3 क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न लिखिए, अर्थक्वेक और वोल्केनोज किसे कहते हैं? मतलब भूकंप और ज्वालामुखी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज? एक्सप्लेन्स all mechanism and processes involved in these two activities and show their distribution on world maps। ठीक है, तो अब मैंने आपसे ये पूछा है कि भूकंप और ज्वालामुखी किसे कहते हैं, उसके उत्तरदायी मैकेनिज्म और प्रोसेस का वर्णन करें और विश्व मानचित्र पर उसका वितरण दिखाएं। ठीक है, तो यह पहला प्रश्न होता है। दूसरे प्रश्न के लिए देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी को क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी को क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसे कहते हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित विभिन्न मैकेनिज्म्स और प्रोसेसेस का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप अपनी अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे और उसी प्रकार से PDF बना करके ग्रुप के अंदर भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब नई यूनिट के साथ। यूनिट नंबर 3, 2 यूनिट आपकी आज कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।